नमस्कार। चंडीगढ़ स्पीक्स कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, कहा जाता है कि सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। चाहे हम घर की बात करें, घर से बाहर निकले, किसी ऑफिस में जाएं, कहीं भी जाएं, कहते हैं कि सतर्कता साथ साथ चलनी चाहिए। और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, चौकन्ना रहेंगे तो जीवन में सफल रहेंगे। लेकिन आज के दौर की बात करते हैं तो आज के दौर में सतर्कता अहम हिस्सा बन गई है। आप सतर्क नहीं हैं तो कहीं भी धोखा हो सकता है। और आजकल फ्रॉड के केसेस तो बहुत सारे आ ही रहे हैं। और आजकल हम मना रहे हैं सतर्कता सप्ताह। और जब हम सतर्कता सप्ताह की बात करते हैं तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। हमने भी चाहा कि आपको भी सतर्क कैसे रहा जाता है और सतर्कता क्यों कर जरूरी है, और आपको यह भी बता दें कि सतर्कता हमारी जिम्मेदारी भी है ताकि हम एक सशक्त राष्ट्र की ओर बढ़ सकें। आज के कार्यक्रम में हमसे बातचीत करने के लिए हमारे बीच में हैं श्री प्रदीप चतुर्वेदी। आप चीफ मैनेजर हैं यूको बैंक, और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। चतुर्वेदी जी, आप सबसे पहले अगर हम बात करें सतर्कता की, तो सतर्कता के मायने क्या हैं सही मायनों में? सतर्कता हर क्षेत्र में जरूरी है। जैसे आपने शुरुआत में ही कहा, कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी। जब भी कभी हम कोई भी काम करते हैं, बहुत अगर साधारण सी बात करें, अगर आप सड़क भी पार कर रहे हैं तो एक बार दाएं देखिए, एक बार बाएं देखिए, फिर सीधे देखिए और पार कर जाइए। ये एक बेसिक चीज है कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो जागृत रहनी चाहिए। लेकिन जो इंद्रियों की बात थी वो थोड़ा सा अब पुरानी पड़ रही है। अब लगता है कि हमारी छठी इंद्री को भी जागृत रहने की जरूरत है, और इसीलिए शायद सरकार इस पर बहुत जोर भी दे रही है और इस प्रकार के सप्ताह हम लोग मनाते हैं। जी। जब हम सप्ताह की बात करते हैं कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ही चलेगा और अभी चल भी रहा है, तो ऐसे में क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि कंज्यूमर जो हैं वो सतर्क हों? मैं क्योंकि बैंक से हूँ और हमारे अलग अलग तरीके से सारे ही बैंकों में कुछ कार्यक्रम रहते हैं सतर्कता जागरूकता के, जिससे कि हम हमारे जो कस्टमर हैं उन तक हम इस बात को पहुंचाएं। क्योंकि इस पर आज इस बार का आप जो देखेंगे कि थीम है सतर्कता हमारी साझी जिम्मेदारी। तो अगर हम सतर्क हैं वो तो एक बात है, हमारे को मालूम होना चाहिए, लेकिन जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे सर्कल में हैं, जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है, हमें उन्हें भी सतर्क बनाना है। उसके प्रयास हमारे अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो इसमें रोड शो भी रहेंगे, आयोजन भी रहेंगे, कुछ प्रतियोगिताएं भी रहती हैं, क्विज भी करते हैं हम लोग। इस तरह की अलग अलग तरह के कुछ सेशन वगैरह भी हम कराते हैं, साइबर सेल वगैरह को बुला के उनसे भी कर रहे हैं। कस्टमर मीट जो हमारी होती हैं उनमें भी हम इस सब्जेक्ट पर बात करते हैं कि लोगों को इस बारे में थोड़ी सी जानकारी हो और अपने व्यवहार में, वो अपने आचरण में सतर्कता बरतें। जी। आपने आचरण की बात की, तो लगता है कि आचरण में ला पाया है कंज्यूमर, आम आदमी, कि कहीं कुछ बदलाव दिख रहा है? बदलाव तो दिख रहा है, लेकिन अभी और सुधार आने की जरूरत है। क्योंकि जो कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं, अपराधी उनसे कहीं आगे निकल जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति को नहीं पता कि उसको किससे सावधान रहने की जरूरत है। कहते हैं ना, घर से जो शख्स भी निकले वो संभल कर निकले, जाने किस हाथ में खंजर निकले। तो उसको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, तकनीक इतनी बढ़ गई है, साइबर क्राइम इतने बढ़ गए हैं, उसके बारे में थोड़ा और जागरूक करने की जरूरत है कि उनकी मोडस ऑपरेंडी किस तरह की रहती है, किस तरह से हम उससे बच सकते हैं। और ये हर स्तर की, विशेषकर बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्ग है। जी, चर्चा जारी रखेंगे। और ये जो सतर्कता है, इसका आम नागरिक पर कितना असर हुआ है? सरकार बहुत सारे उपाय कर रही है और सतर्कता वीक मनाए जाते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हम सतर्क रहें। जगह जगह पर हम पढ़ते हैं, जानते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी सतर्कता के विषय में बहुत सारी जानकारी सरकार द्वारा हम तक पहुंचाई जाती है। लेकिन आम नागरिक कितना विजिलेंट है? हमने बात की आम नागरिकों से, और आइए जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। विजिलेंस अवेयरनेस वीक है। इस तरीके की अवेयरनेस वीक्स की जो रीच है, इनके कैंपेन्स की जो रीच है, वो बहुत ग्राउंड लेवल तक लेकर जाई जा सकती हैं, जहां लोगों को ये भी नहीं पता कि उनका हक क्या है। पहली चीज़ है कि लोगों का डर खत्म करना चाहिए। बिकॉज विजिलेंस अवेयरनेस के बारे में सबसे पहले, आप किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट दे रहे हैं, वो एक सरकारी अफसर है, ही इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, एंड वी बीइंग द जनरल पब्लिक, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें प्रोटेक्शन होनी चाहिए। वैसे जागरूकता होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए। यूथ में अभी
आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, फैल रही है, क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्शन स्ट्रिक्ट ले रही है। जगह जगह से हमें पता लगा है कि विजिलेंस ब्यूरो क्या कैसे काम करती है, सीबीआई हमारी कैसे काम करती है। मैं इसकी तरफ से बहुत जागरूक हूँ। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, हमें पता है कि कब कब हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। जो सरकारी कंसर्न्ड ऑफिसेज हैं वहीं पे जो विजिलेंस के ऑफिसर्स हैं उनके प्लेसमेंट उन्हीं हर पर्टिकुलर सेवा केंद्र है जहाँ पे लोगों की ज़्यादा डे टू डे डीलिंग है। तहसीलदारों के ऑफिसेज हैं या जो भी पब्लिक ऑफिसेज हैं जहाँ पे लोगों की एवरीडे बेसिस पे डीलिंग है, विजिलेंस के लोग, विजिलेंस के कंसर्न्ड ऑफिसर्स हर उस ऑफिस में होनी चाहिए। देखा है कि जनता अलग अलग तरह से सोच रही है और सरकार के भी इस बारे में निर्देश है कि सतर्कता जागरूकता समितियों का गठन किया जाए। कस्टमर जब आते हैं तो महीने में एक बार कम से कम हम उनके साथ एक बैठक करें। उससे होगा क्या कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे अपने आप को, और जो कुछ भी जिज्ञासाएं होंगी कस्टमर्स की उनको भी हम बता सकते हैं कि इस प्रकार से आप अपने में थोड़ी सी अगर सावधानी बरतेंगे, सतर्क रहेंगे, तो आपके साथ धोखाधड़ी की संभावनाएं कम हो जाएंगी। वैसे जिज्ञासा की आपने बात की कि जिज्ञासा रहे और ये सब कुछ चलता रहे, तो क्या बैंकिंग क्षेत्र की अगर बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र में ऐसा कुछ प्रावधान है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई विजिलेंस ऑफिसर वहां रहता है, अगर उससे संपर्क करना हो तो किया जा सकता है? जी हाँ, हर बैंक में विजिलेंस ऑफिसर होते हैं और जो उनके क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं वहाँ भी फील्ड विजिलेंस ऑफिसर रहते हैं, उनको भी आप बता सकते हैं। जो पैकेजेज वगैरह हैं उनमें भी विसिल ब्लोअर का भी एक प्रोविज़न रहता है कि अगर कहीं आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके माध्यम से भी बता सकते हैं, पत्र भेजकर भी कर सकते हैं, शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि शिकायत की जाए, उसको साबित करना भी आपको पता हो। ऐसा नहीं कि एनोनिमस कहीं किसी ने शिकायत कर दी और हमने तो बस दे मड़ी में आग बाबा दूर भये, वो वाली बात भी नहीं रहनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि सतर्कता की बात है, सतर्क रहना है, लेकिन प्रूफ भी चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर प्रूफ नहीं होगा तो सारी की सारी बातें धरी रह जाएंगी। तो ऐसे में आपसे हमारा सवाल ये होगा कि आम आदमी है वो धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, तो किस तरह के प्रूफ उसको अपने पास रखने की आवश्यकता रहती है कि वो दिखा पाए कि इन जगहों पे ये देखिए सबूत के तौर पर सब कुछ चिन्हित है। पहली बात तो है कि वो ब्रांच में शिकायत कर देगा सबसे पहले, लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखने की ये भी है कि शिकायत उसके साथ जो दिक्कत होती है कि हम नेट पे कहीं कुछ सर्च कर लेते हैं कि हमको किसका फ़ोन नंबर चाहिए और वहीं वो धोखा और खा सकता है। कई बार होता है कि कहीं से कोई रिफंड आना है मान लीजिए, और उसने कहीं सर्च मारा, उसको फ़ोन आ गया, उनको पता होता है कहीं से कैसे ये सूचना उन तक पहुंचती है। ये एक अलग सा यक्ष प्रश्न है कि हमारा जो डाटा है वो उन तक कैसे पहुंचता है, लेकिन उनके पास पहुंच जाता है। मैंने कहा कि वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं और बहुत कम उम्र में शायद उन्होंने अपने स्टार्टअप इस तरह के लगा लिए हैं, पता नहीं कि वो इस काम में आगे बढ़ गए हैं। तो बैंकों में ये रहता है कि आप अपनी शिकायत कर दें, जैसा भी है। जो आपको SMS वगैरह आए हैं, जो कॉल लॉग है आपका, वो आप उनके सामने दे दें, और आपका जो बैंक स्टेटमेंट तो बैंक भी निकाल ही सकता है, लेकिन अपने बैंक डिटेल आप दें, कौन कौन आपने उनसे क्या शेयर किया था, कोई OTP वगैरह शेयर किया था, कहाँ से कॉल आई थी, वो सारी बातें भी आप उनको बताएं तो पुलिस को भी आसानी होती है। पुलिस में भी आप देख रहे हैं साइबर सेल बना रखे हैं उन्होंने कि आप अपनी कंप्लेंट वहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद जो जो डिटेल्स वो मांगते हैं वो उनको प्रोवाइड करनी होती है। पृथ्वी जी, जब हम बात करते हैं कि कंज्यूमर को जागरूक रहना चाहिए तो एक बात ये भी सामने आती है, कहते हैं कि हर एक कर्मचारी को भी जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर से गलती तो होती है, कर्मचारी से भी हो जाती है, तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी बनती है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब शुरू में इस बार का जो हमारा थीम है सतर्कता हमारी साझी जिम्मेदारी, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जो हमसे, मैंने कहा इसीलिए कहा कि जो भी सतर्कता की बातें हैं वो हमारे सर्कल में भी पहुंचनी है, जो जिन लोगों का हमसे वास्ता पड़ रहा है। तो जरूरी है कि एम्प्लॉयज़ खुद भी अलर्ट रहें, अपडेट रहें। उसके लिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग रहती हैं, नए प्रशिक्षण के आते हैं, नए कुछ और जो भी कुछ मैनुअल्स वगैरह हैं उनमें भी अच्छा जो धोखाधड़ी वगैरह हो रही है उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है वो बताई जाती हैं, किनसे सतर्क रहना है आपको। तो जब एक बार आपको पता चल गया तो उसके बाद अगली बार आप उस मामले में ना फंसे, उस तरह के चाहे फ़ोन कॉल्स हों या कुछ भी हों। और आजकल शायद बुजुर्गों के साथ ज़्यादा ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उन्हें मालूम है कि उनके पास फंड हैं और ये सूचना उनके पास होती है कि किसके पास फंड है। जब हम फंड्स की बात करते हैं तो उसके साथ प्रलोभन की बात आ जाती है।
कि हम कहीं ना कहीं बड़ा मुनाफा कमाने के चक्कर में फंस जाते हैं जी। और कहते हैं कि प्रलोभन जो यूं ही आप प्रलोभन की तरफ बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बड़े फ्रॉड की ओर बढ़ेंगे। तो किस तरह के प्रलोभन पर वो चिन्हित करते हैं एक व्यक्ति को और फिर उसको धीरे 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 फंसाते चले जाते हैं? देखिए, अगर उन्हें पता चल जाता है कि आपके पास कुछ फंड है, अब ये कहाँ से वो डाटा निकालते हैं अलग बात है, तो उसके बाद कुछ ऐसा रहता है कि जी आप इतने रुपए लगाएंगे और आपको ये डबल हो जाएंगे बहुत से कम समय में। और धोखा खाने का जो खास मुझे जो वजह लगती है, एक तो अज्ञानता, हो सकता है उस बारे में हमें मालूम ना हो, दूसरा प्रलोभन जैसा आपने कहा, और जल्दबाजी। हमें लगता है जरा जल्दी कमा लें, अगर 10 के 20 हो रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन 10 के 100 अगर कोई कर रहा है तो हमें लगता है ये आदमी ज़्यादा अच्छा है, इसमें रुपया लगा ही देते हैं। तो कई बार वो शुरू में कुछ ज़्यादा आपको करके दे भी देते हैं, मिलते नहीं है, शायद आपको कागजों में ऐसा दिख जाता है कि आपने कुछ कमा लिया, और उसके बाद आदमी का लालच बढ़ता जाता है। लालच की कोई सीमा तो नहीं रहती और उसकी बुद्धि साथ देना बंद कर देती है। जी दोस्तों, जान गए ना आपकी लालच की कोई सीमा नहीं होती और उस व्यक्ति की बुद्धि जो है वो साथ देना भी छोड़ देती है। और इसलिए कहते हैं कि अगर बड़े मुनाफे की बात आती है कि आपको 10 का 100 बनेगा तो समझ लीजिए कि ये फ्रॉड है, सीधा सीधा आपको फंसाने के लिए तैयारी की जा रही है। चतुर्वेदी साहब, जब हम डिजिटल फ्रॉड की बात करते हैं और डिजिटल फ्रॉड बढ़ ही रहे हैं, तो ऐसे में क्या डिजिटल फ्रॉड को लेके भी आम जनता को और एम्प्लॉयज को जो है वो अवेयर किया जाता है साथ साथ? जी, लगातार बैंकों से SMS जाते हैं जी कि आपको कोई अननोन अगर लिंक आ रहा है आप उसे क्लिक नहीं करेंगे, कोई एप्लीकेशन फाइल अगर आ रही है तो उसे डाउनलोड नहीं करेंगे, आपसे कोई KYC बैंक नहीं मांगता है इस तरीके का। अगर आपको कुछ देना भी है तो आप ब्रांच में जाकर दे दें, या उसकी जो ट्रस्टेबल साइट है, एकदम ट्रस्टेड साइट जो है, आप उस पर जाएंगे। मैंने कहा कि आप अगर इंटरनेट से सर्च करेंगे कि फला बैंक की कौन सी साइट है, क्या है, नहीं, आपकी पासबुक पर कुछ लिखा होगा, लिंक, टोल फ्री नंबर उस पर मेंशन होंगे, उन्हीं नंबरों पर आप अगर जाएंगे तो वहाँ से कर सकते हैं। अननोन कोई लिंक को नहीं करेंगे, OTP किसी से शेयर नहीं करेंगे, पासवर्ड शेयर नहीं करें, तमाम बातें बताई जाती हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि जब लालच हावी होता है या जल्दबाजी, वो जब कभी ऐसे कॉल्स आते हैं वो शायद आपको सोचने का मौका नहीं देते, आपकी बुद्धि उस वक्त कुंद हो जाती है। लगातार कुछ ऐसे आपके साथ आएंगे, लगातार OTP आ जाएंगे कि आदमी सोचना बंद कर देता है और जैसा वो कहता है उसी तरह से आदमी चलता चला जाता है। चतुर्वेदी साहब, बात ये है कि अगर हम जनता की बात करें तो 90% लोग जो हैं, जो कम पढ़े लिखे भी हैं या मिडल हैं, उनके साथ तो ऐसा धोखा होना आजकल कम सा हो गया है। लेकिन पढ़े लिखे लोग वो ज्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं, ऐसा क्या कारण देखते हैं आप? कुछ समय पहले ही साइबर सेल वालों से बात हो रही थी, उनका कोई बड़े अधिकारी थे, करोड़ों रुपए उनके पास थे, और इस तरह के कॉल वगैरह आए उनके पास, व्हाट्सएप में कहीं किसी में मेंबर बनाया गया और वो रुपया इन्वेस्ट करते चले गए और 1.5 करोड़ से ज्यादा उन्होंने उसमें गंवा दिया। जब गंवा दिया उसके बाद उनको समझ आया, तो बात फिर वही लालच पर आती है कि जब आपके पास 1.5 करोड़ थे, आप उसका क्या करना चाहते थे, कितना बनाना चाहते थे, और फिर उसका क्या करते? तो कहीं ना कहीं एक लालच ऐसा हावी हुआ और उनको लगा कि जब आदमी को लगता है कि आपका इतना फायदा दिखाता है सामने वाला, तो उस वक्त हम उतना सोचना बंद करते हैं और अपने आप में जब आदमी बहुत ज्यादा तरक्की पर पहुंचता है तो साथ ही साथ वो अपने कुछ लोगों से कट भी जाता है। तो शायद हम उस मुनाफे की बात को किसी से शेयर भी नहीं करना चाहते और इसलिए शायद धोखे में फंसते चले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी अभी एक केस हुआ है जिसमें 52 से 58 करोड़ रुपए के करीब जो है वो हस्बैंड वाइफ है, उनसे पैसा ले लिया गया और वो एक तरह से डिजिटल अरेस्ट किया गया और उन्होंने कहीं की सूचना भी नहीं दी। जब सूचना दी तब इतना पैसा निकल चुका था, उसके भी 15-20 दिन के बाद उन्होंने बताना शुरू किया और इस दौरान वो इतने बड़े फ्रॉड के शिकार हुए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना पैसा जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति जो एक कंपनी में पार्टनर रहा है और जो मिसेस है वो किसी बड़े ओहदे पे काम करती रही हैं और ऐसे में इसमें फंस जाना। तो कोई मोडस ऑपरेंडी, कुछ पॉइंट्स, कोई ऐसे चीजें बताइए कि जिस पर हम गौर करें और ऐसे में ना फंसें। एक तो वही है कि जब ऐसे कुछ भी कॉल आते हैं, जब से कि आपने डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात किया, शायद वो इतना पैनिक कर देते हैं कि आपके ED की जांच शुरू हो गई है, पुलिस की हो गई है, CBI की हो गई है, ड्रग में कहीं फंस गए हैं आप लोग, तो और हम इतना पैनिक हो जाते हैं। और पैनिक क्यों होते हैं? क्योंकि हमें अपने परिवार से लगाव होता है।
वो कभी आप कह देंगे आपका बेटा फंस गया है, उसको बंद कर देंगे, या आपको आदमी अपनी इज्जत के प्रति काफी सजग रहता है, उसे लगता है कि ऐसा कुछ ना हो, या आपकी कोई फोटो उन्होंने इस तरह से कर दी है और उसके बाद में ले रहे हैं, तो पैनिक है। एक तो पहली बात तो पैनिक बटन अगर किसी तरह से रोका जा सके, और बैंकों में भी ऐसी बातें हो रही हैं, इस तरह के सुझाव आते हैं कि जब कोई बड़ी ट्रांजैक्शन होती है तो आप उसे रिकन्फर्म कर लें जी। खासतौर से डिजिटल अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो आप उसे एक बार रिकन्फर्म कर लें। हो सकता है कुछ कस्टमर इस पर ऑब्जेक्शन भी करें कि नहीं, मैं को अपने मन से ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन ये तो उसकी भलाई के लिए ही है। और शायद आरबीआई ऐसी सोच भी रहा था कि जब कोई बड़ी ट्रांजैक्शन होती है तो आप वो घर बैठकर नहीं, खासतौर बुजुर्गों के लिए ऐसा एक एज ग्रुप वो आइडेंटिफाई करने की कह रहे थे पीछे, कि फिर बैंक में आप आएँ, आरटीजीएस का फॉर्म भरें, तो आपकी किसी से तो बात होगी। और ये एक जिम्मेदारी बनती है एम्प्लॉय की भी कि वो एक बार उनसे हालचाल ले लें, पूछ लें सर सब कुछ ठीक है, इतनी बड़ी रकम निकाल रहे हैं, कुछ और कुछ सेवा हमारे लिए, कहते हैं ना कि पूछ लेते वो जो मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। बिल्कुल सही बात है, पूछ लेते वो जो मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा, ये बात तो सही है। और ये जो बात आपने कही है कि जो अगर आप इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और ऑनलाइन कर रहे हैं और बैंकिंग में ऐसा कुछ होने जा रहा है कि एक बार पूछ लिया जाए तो बड़े फ्रॉड से भी बचा जा सकता है, क्योंकि पता नहीं है कि कौन किस समय इस तरह की जो ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो क्या प्रोविजंस अभी हर एक बैंक ने अपने तौर पे लागू किए हैं या आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं? नहीं, आरबीआई की भी इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं, लेकिन बैंक अपने अपने स्तर पर कुछ नवोन्वेष भी करते हैं जी। तो वो अलग अलग तरह की, जैसे कि मैंने कहा ना कि संगोष्ठियां बुलाते हैं, कस्टमर मीट करते हैं, और कुछ चेकलिस्ट, वो एक अमाउंट कुछ फिक्स भी करते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट जैसी रहती है कि आपके अकाउंट में अगर उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है, एक रूटीन है, वो चेक कर लगाते हैं, कौन से वेलोसिटी चेक करते हैं कि आपके अकाउंट में मान लीजिए 50,000 के आसपास की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एकदम से वो 2.5 लाख की हुई, 5 लाख की हुई, तो बैंक को एक अलर्ट चला जाएगा, वो उस कस्टमर को अकाउंट फ्रीज भी कर देते हैं कई बार, ईडीडी हम लोग उसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा ड्यू डिलीजेंस, और फिर उसका दोबारा वेरिफिकेशन होगा, वही कस्टमर हैं, वही रहते हैं, उनकी लिमिट का सही है या लिमिट बढ़ानी है, उनके अकाउंट में इस प्रकार की कैसे ट्रांजैक्शन हो रही है ज़्यादा। तो ये सब जो फ्रॉड का थोड़ा चल रहा है उस पर कोशिश तो बहुत रहती है, लेकिन हमें थोड़ा और अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी। जितनी गति से फ्रॉडस्टर लोग काम करते हैं, हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, हमें उनसे आगे चलने की जरूरत है। यानी कि सतर्कता हमारी साझी जो जिम्मेदारी है उस पर पूरी तरह से सतर्क होकर आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, और इसमें सतर्क सभी को रहना है, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, जनता हो, हमारे कस्टमर हो। और ये सतर्कता की जरूरत जो रहती है ये अपने से शुरू करनी है, जैसे कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, ऐसे ही सतर्कता भी हमारे आचरण में रहनी चाहिए। हमें कहीं कुछ गलत लगे अपने, और एक और भी बात रहती है, समाज आजकल जिस प्रकार का बन गया है, थोड़ा एकाकीपन रहता है, हम दूसरे के हालचाल पूछ के शायद राजी नहीं हैं। पहले का जो समय था कि पड़ोसियों से बात हो रही है, मित्रों से बात हो रही है, और अपने परिवार में बात हो रही है, तो लोग एक दूसरे से अपनी परेशानी साझा कर पाते थे। आजकल हर आदमी अपने अंदर घुट कर रह जाता है, वो अपनी बात कह ही नहीं पा रहा, वो पूछना भी चाहता है कुछ किसी से, लेकिन अपनी ना उपलब्धियां उनसे शेयर कर पा रहा है, ना अपने दुख शेयर कर पा रहा है। थोड़ा सा लगता है, किसी का एक बहुत पुराना शेर था, मुझे याद आता है, कभी मुझसे भी कोई बात कह दो, मैं हाँ मिलाना चाहता हूँ। तो आदमी बात करना चाहता है। बिल्कुल सही है, और बात करना चाहता है, हम भी बात कर रहे हैं अपने दर्शकों के संग, और दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि सतर्कता बहुत ज़रूरी है और हमारी साझी जिम्मेदारी है, और साथ में ईमानदार होना भी बहुत ज़रूरी है अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और वैसे कहते हैं कि जब हम अपने प्रति पहले ईमानदार हों, फिर राष्ट्र के प्रति हो सकते हैं, और फिर जिस जगह हम कार्य करते हैं उसके प्रति हम ईमानदार हो सकते हैं, और सतर्क रहते रहते हम अपने आप को तो बचा सकते हैं, दूसरों को भी बचाया जा सकता है जी। और वैसे जब हम बात करते हैं कि आपने कहा कि फ्रॉड बढ़ते हैं और बढ़ते चले जाते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में बैंकिंग क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति जो डरता है वो अपनी पूंजी मेरे हाथ से ना निकल जाए, उससे डरता है। बाकी छोटे मोटे काम तो वो संभाल लेगा, कर लेगा, लेकिन पूंजी का निकल जाना बहुत ही दुखदायी होता है, कष्टदायी होता है, दिक्कत होती है। तो क्या किया जाना चाहिए?
अगर कभी किसी के साथ ऐसा फ्रॉड होता है तो सबसे पहले वो बैंक को सूचित कर दे, तो अगर संभव होता है तो वो अकाउंट फ्रीज हो जाता है जो जहाँ पर पैसा गया है। आरबीआई के इंस्ट्रक्शन है इस बारे में, संभावना रहती है इस बात की कि वो पैसा वापस मिल जाए। लेकिन आजकल के अकाउंट कुछ ऐसे होते हैं, कुछ इंटरनेशनल कॉल्स के थ्रू हो जाते हैं, जहाँ पैसे को भी ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर इसमें समय गंवाए बिना ये सूचना दे दी जाए, जो भी संबंधित एजेंसीज हैं, बैंक है, साइबर सेल है, आरबीआई में भी आप कंप्लेंट कर पाते हैं एक समय के बाद, निश्चित समय के बाद में, वो अगर समय पर हो जाता है और प्रक्रिया अगर सही तरह से निभाई जाए तो रुपया मिल भी जाता है, अगर किस्मत अच्छी हो तो। जी, किस्मत अच्छी होनी जरूरी है, लेकिन ये कहते हैं कि साथ में होमवर्क होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जब हम होमवर्क की बात करते हैं तो हमारे निर्माता जो हैं इस कार्यक्रम के, उन्होंने भी अभी अभी हमें बताया कि आप कवि हृदय लिए हुए हैं, और अभी अभी हमने शेयर भी बहुत अच्छे सुने जो सीधी सीधी कटाक्ष करते हैं सतर्कता को लेकर, और जागरूकता भी फैला रहे हैं साथ साथ में। तो कवि हृदय क्या कहना चाहता है सतर्कता को लेकर? इसमें खैर सतर्क रहने के लिए तो बहुत जरूरी है, और कवि जो है वो सतर्क नहीं रहता, वो तो खोया खोया रहता है जी। और तभी वो लिख पाता है। किसी एक कवि का मुझे और कोई याद आ रहा है, तो उनका था कि मुश्किल है बहुत मुश्किल अब घर से निकल पाना, कागज की छतरियां हैं बरसात अंगारों की। वाह, बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा आपने, बरसात अंगारों की ही हो रही है। अगर हम बात करें कि फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं और हम उसमें फंसते जा रहे हैं तो अंगारों की बात हो रही है, लेकिन कहते हैं कि अंगारों से भी लड़ना, जूझना, आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है, और उसके लिए ये विजिलेंस जो वीक है वो मनाया जाता है और सतर्क किया जाता है। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं मुनाफे में और दबा देते हैं कहीं ना कहीं बटन, और फिर कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं। आप अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, आपने इंश्योरेंस करवाई है और उसका जो पैसा है वो आपने जमा करवाना है साल में, उसके पहले आपको फोन आ जाता है, आपको इस पे बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है, आप ये नंबर पर क्लिक करिए। यूं ही आपने क्लिक किया तो यूं समझिए फंस गए आप। तो ऐसे में ना फंसे। कोई भी कंपनी, कोई भी जो इंश्योरेंस कंपनी है या बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस करती है, तो ऐसा कोई भी आपको फोन कॉल नहीं करती है कि आपको इसमें इतना डिस्काउंट मिलेगा। जो आपको पे करना है वही पे करना होता है। क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल सही बात है कि आपको फिर जैसा आपने कहा कि डिस्काउंट का लालच कहीं ना कहीं आ जाता है और आपको लगता है कि कौन परेशान होगा, यही क्लिक कर देते हैं। तो डिजिटल होने के साथ साथ जो हमारे पास एक सुविधा आई है उससे हमारा जोखिम भी बढ़ गया है और उसमें अलर्ट होने की बहुत ज़रूरत है। तो इस प्रकार के कभी कुछ अगर लालच देने वाले कोई ऑफर आते हैं, कोई प्रस्ताव आते हैं, तो उनसे अपने आप को हम बचें, ना उनकी बातों में आए। जितनी बात आप हम उनसे करेंगे उतना हम फंसते चले जाएंगे। कई बार लगता है कि जैसे वो हिप्नोटाइज कर लेते हैं। जी, बहुत सही बात है कि हिप्नोटाइज ही करते हैं, लेकिन तभी तो कहा जाता है सतर्क रहना जरूरी है, जिम्मेदार बनना जरूरी है, ईमानदार बनना जरूरी। ऑनेस्टी की बात करें तो ऑनेस्टी कितनी जरूरी है? ऑनेस्टी इसका आधार है विजिलेंस का। अगर हम ईमानदार हैं तो हम दूसरे से उम्मीद भी रखेंगे और हर क्षेत्र में ईमानदारी बरतेंगे। हमारा आचरण खुद का कैसा है? किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा कि हमारी पीढ़ी की ये कमजोरी रही कि हम अपनी अगली पीढ़ी को अपने संस्कार और जीवन मूल्य ठीक से सौंप नहीं पाए। हम अपनी नई पीढ़ी के सामने उदाहरण क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? अगर उन्हें लग रहा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ईमानदारी के मार्ग से हट रहे हैं, तो नई पीढ़ी उससे थोड़ा और ज़्यादा हट जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना उदाहरण प्रस्तुत करें और शुरुआत उसकी परिवार से होगी, अपने से। हम उस परिवार में देखें, बच्चों में अच्छे संस्कार दें। हम जिस संगठन में काम कर रहे हैं, जिस संस्थान में काम कर रहे हैं, वहाँ हमारा जो आचरण है, इसीलिए कहते हैं चरण स्पर्श करने से पहले हमें आचरण भी देखना चाहिए। आचरण जिसका अच्छा हो उसके चरण छुए। बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों, आप जान गए ना कि आचरण, ऑनेस्टी कितनी जरूरी है, ईमानदार होना कितना जरूरी है, और हम सबकी साझी जिम्मेदारी है सतर्क रहना। और आज के कार्यक्रम में हमने यही सब कुछ आप तक पहुंचाया है कि ऑनेस्ट बनिए, ईमानदार बनिए। और अगर आपको लगता है कहीं फ्रॉड हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो दूसरे से बात कर लीजिए, किसी को बताइए जरूर। ये नहीं कि चुपचाप आप सहते रहेंगे। हम हैं ना आपके साथ। एक बार जरूर कोशिश करिए दूसरे से बात करने के लिए। और अब हमारा ये कार्यक्रम
चंडीगढ़ स्पीक्स यहीं पर संपन्न होता है। इस हमारे कार्यक्रम को आप चंडीगढ़ दूरदर्शन हरियाणा, डीडी पंजाबी और ओटीटी प्लेटफॉर्म जो वेव्स का है उस पर भी आप इसे देख सकते हैं। और अब सर्वप्रिय निर्मोही को दीजिए इजाजत। नमस्कार। चतुर्वेदी साहब हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी बातचीत हुई। धन्यवाद।